अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर में जो एसएसटी वाले रह गए हैं उनके पेपर हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो प्लान चेंज किया है वो ये है कि एक लेक्चर जो है ना वो हुआ करेगा इंग्लिश का और एक लेक्चर पेडागोजी का हुआ करेगा। पहले हमने डोमेन वाइज सारे सेगमेंट वाइज किए थे, यानी फेज वन में इसमें हमारे 11 सेगमेंट्स थे, टॉपिक्स थे जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन इस फेज टू में जिसका लेक्चर वन आपके पास अब आएगा, इसमें जो ना वो हम मिक्स करेंगे सारे, यानी सारी डोमेन्स जो एफपीएससी ने दी हुई हैं उन्हीं डोमेन्स के अंदर से जो ना वो सारे मिक्सअप होंगे। मिक्सअप मीन के मतलब कोई क्वेश्चन साइकोलॉजी का होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, कोई करिकुलम डेवलपमेंट का, कोई एक्सेट्रा, मतलब सारी मिल के होंगे। ठीक है। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस बार जो ये पेडागोजी की सीरीज शुरू हो रही है, इंग्लिश का जो हमने फेज टू शुरू किया वो तो डेफिनेटली हमने सेगमेंट वाइज अलग अलग से शुरू किया ना, क्योंकि पार्ट फेज वन में जो है ना वो हमने जस्ट उसके एमसीक्यूज देखे थे पास पेपर्स के अकॉर्डिंग। और फेज टू में जो हम इंग्लिश का कर रहे हैं वो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ताकि हम इंग्लिश का जो 20 नंबर का पोर्शन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसको जो है ना वो यूटिलाइज कर सकें अपने हक में। तो अभी भी थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, गले का ठीक से नहीं हुआ जुकाम की वजह से। तो बड़ा ये है कि डिले हो रहा था, पहले 2-4 दिन डिले हो गया मेरी वजह से। तो मैं भी चले पैडागोजी का जो है ना वो शुरू करता हूँ। ये थोड़े से एमसीक्यू हैं अभी, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। पहला है ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट रिकवरी या रिक्रिएशन। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखिए मैंने इसके साथ ना ये स्टिकी नोट की तरह बनाए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो है ना इसका है ट्रांजिशन पीरियड जो है ना होता है रिकवरी। ठीक है। अब इसका जो लिखा हुआ है, दिस फेज प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट एंड इनफ टाइम फॉर आवर बॉडी टू रिकवर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। टीचर्स के हवाले से होता है ये। ठीक है। इसमें उनकी जिस्मानी और जो साइकोलॉजिकल रेस्ट हो ना उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि उनका जिस्म और उनका जो माइंड सेट है वो रिकवर हो सके और वो दोबारा से फ्रेश अप हो सके नए ट्रेनिंग सेशन के लिए। ठीक है। तो ये रिकवरी आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सुमेटिव असेसमेंट। आपने जो फेज वन पढ़ा था उसमें सुमेटिव असेसमेंट पढ़ा हुआ था। ठीक है। तो ये एंड ऑफ अ कोर्स पे जो है ना हमें पढ़ा हुआ था कि इसको किया जाता है, यानी सुमेटिव असेसमेंट जो है ना वो हमेशा एंड कोर्स के एंड पे की जाती है। जैसे ये देखें, दीज आर असेसमेंट्स कंडक्टेड आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ अ यूनिट, टर्म और कोर्स। अब इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं इन्होंने, जिसमें फाइनल एग्जाम है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, या एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट है। जैसे टर्म के पेपर होते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा। तो एंड ऑफ टर्म मतलब जो 6 माह की होती है, 4-5 माह जितना भी ये टाइम है। तो यानी इन नटशल ये कि समेटिव असेसमेंट जो है ना एंड ऑफ अ कोर्स की जाती है, और उसके करने का बुनियादी मकसद क्या होता है? तो असेस करना कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंची हैं, यानी उनकी इवैल्यूएशन करना। द मॉडिफिकेशन अकर्ड इन ह्यूमन करेक्टर इज कॉल्ड, यानी ह्यूमन करेक्टर में इंसानी किरदार में जो होने वाली मॉडिफिकेशन है, जो तब्दीली होती है, वो क्या कहलाती है? वो टीचिंग नहीं होती, वो लर्निंग होती है। ठीक है। लर्निंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनर, यानी जो क्वेश्चनर आप तैयार करते हो, सवालों का जो एक आप कहते हो, तो उसमें उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, उसकी मतलब ऑथेंटिसिटी आप कह सकते हो, उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हो? टेस्ट रीटेस्ट मेथड या स्प्लिट हाफ मेथड? तो ये है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड है जो इसकी एग्जांपल है। अब इसकी एग्जांपल में देखें, दिस मेथड इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग
द सेम क्वेश्चनर टू द सेम ग्रुप। ये मेथड जो है ना वो एडमिनिस्टर करता है किस चीज़ की कि सेम क्वेश्चन जो है ना वो सेम ग्रुप में टू डिफरेंट टाइम्स दो मुख्तलिफ वक्त पे औकात में एंड देन correlating the score to assess the stability of the टेस्ट ओवर टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ जो टेस्ट की जो स्टेबिलिटी है ना उसको भी जांचना। तो ये है आपकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनर की, जिसकी एग्जांपल उन्होंने टेस्ट री टेस्ट मेथड दी है। कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है वो क्या है कि उसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट हो आपका। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन। अब आप ये देखें, कॉग्निटिव डोमेन हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अब फेज़ वन में आपने पढ़ा, तो इधर मैं अब इसकी फेस एग्जांपल्स और तशरीहात करूँ। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है, हमने 3 तरह की डोमेन्स पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। तो उसमें ये जो स्किल है, जो मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल है, उसमें वो कौन सी होती है? वो होती है इवेल्युएशन की। इवेल्युएशन, ठीक है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच इज डन फर्स्ट, टास्क एनालिसिस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो चीज़ सबसे पहले की जाती है वो टास्क एनालिसिस किया जाता है कि जो टास्क दिया गया होता है उसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द कंटेंट एंड स्किल्स इनटू स्मॉलर, यानी जो कंटेंट दिया गया है उसको ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं होता कि तोड़ना, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना वो इस तरह से ब्रेक करना कि वो मैनेजेबल हो, यानी जिसको आप बाद में अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर सको। विच कैन इन्फॉर्म द डिटर्मिनेशन एंड राइटिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी जो खास ऑब्जेक्टिव या मकासद थे उसको वो डिटर्मिन कर सकें, यानी मैनेजेबल भी हो लेकिन स्मॉलर पार्ट्स में आपने उनको ब्रेक किया हो, तो वो आपको आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिटर्मिन कर सकें। ठीक है, ये इसका है। स्कोरिंग गाइड यूज टू evaluate द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, ये है rubrics, यानी स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है उसको evaluate करने का जो एक स्कोरिंग गाइड बनाया गया होता है वो क्या है? देखिए, rubric इज अ स्कोरिंग गाइड यूज टू evaluate द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। यूज लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जो इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स के काम की क्वालिटी को जांचने के लिए, जैसे कि उनकी असाइनमेंट्स हो गई, प्रोजेक्ट्स हो गए या एसेस हो गए। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों के लिए जो है ना वो रबरिक स्कोरिंग मेथड जो है ना वो यूज़ होता है। डैश इन्वॉल्व्स एजुकेटर्स traveling to students location to provide personalized and hands on instruction। दिस मोड इज, ये वो कहता है कि कौन सा मोड है जिसमें एजुकेटर्स जो है यानी जो असातिज़ा होते हैं वो स्टूडेंट्स की लोकेशंस पे जाके उनको पर्सनलाइज्ड और हैंड ऑन इंस्ट्रक्शन, यानी जो उनके काम के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होती हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब स्कूल में नहीं, कॉलेज में, बल्कि जो स्टूडेंट्स की लोकेशंस होती हैं उधर, तो वो है एक्सटेंशन लर्निंग। ठीक है, इसको एक्सटेंशन लर्निंग कहते हैं। While teaching in classroom and any kind of work that involves two or more students is a form of collaborative learning। ये बहुत इजी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। ठीक है, चेकिंग इज अ डैश टेक्निक मेमोराइजेशन। चेकिंग जो है ना ये एक टेक्निक है, आप इसको मेमोराइजेशन टेक्निक भी कह सकते हो। सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फॉर्मुलेटेड बाय रॉजर्स एंड डेविड जॉनसन। एक चीज़ याद रखिएगा, ये अंग्रेज एक लफ्ज़ बोलते हैं डेविड, DAVID, डेविड। ये डेविड होता है, लेकिन ये दाऊद को कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है ना नबी, तो ये दाऊद को डेविड बोलते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप पता आपको अगर मूसा नाम है तो वो उसको मोसेस बोलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा नहीं बोलेंगे बल्कि यसु क्राइस्ट बोलेंगे, क्राइस्ट बोलते हैं मोस्टली ये। तो इसी तरह ही सिर्फ एक हमारे नबी पाक सल्लम का ही नाम है, सुभान अल्लाह, जो कभी भी कोई ऐसा नहीं बोला, मोहम्मद ही कहेंगे। ठीक है, तो
तो होप सो ये डेविड भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, रोल ऑफर्स भी है, दानियल अलैहिस्सलाम का भी आपने सुना होगा नाम। तो उसको ये दानियल नहीं बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे DANIEL, डैनियल। ठीक है, डैनियल आपने सुना होगा किसी भी इसका नाम। मोस्टली ये मर्दों के नामों में ही आता है, तो ये दानियाल के नाम से मंसूब है। ठीक है। इसी तरह योसेफ सुना होगा आपने, ऐसे एक दो क्रिकेटर्स भी थे जोसेफ नाम के, JOSEPH, तो ये यूसुफ को बोलते हैं जोसेफ। ठीक है। ये वैसे एक टर्म आई तो मैं सोचा मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए वैसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश कैन बी यूजफुल इन मोटिवेटिंग सम स्टूडेंट्स टू लर्न कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप समेट के रखते हो स्टूडेंट्स को। लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होती है वो कंपोजिशन से शुरू होती है। मोटिवेशन कभी भी डायरेक्टली जो है ना वो किसी पे इफेक्ट नहीं करती। आप पहले कंपोज करोगे। कंपोज मीन कि जिनको आपने मोटिवेट करना है उनको पहले अपने करीब करोगे, उनको समेटोगे, उनके जो ख्यालात हैं, उनके जो मुंतशिर ख्यालात होते हैं उसको आप एड्रेस करोगे, फिर ही आप उस किसी को मोटिवेट कर सकोगे। डायरेक्टली आप किसी को मोटिवेट करके देखो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो एक हिकमत अमली के साथ जो है ना वो करनी पड़ती है। तो कंपोजिशन इसका बनेगा, विच टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, ये क्वेश्चनिंग होएगा। ठीक है। ये 14 थे, वो भी सॉरी तबीयत की वजह से जो है ना वो नहीं अभी हो पा रहा थी। तो होप सो कि ये आपको जो भी काम अब आज किया हमने ये आपको अच्छा लगेगा। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा आवाज़ का भी इशू था और थोड़ी सी दरमियान में कफ भी हुई है। तो समझ आई है सब कुछ ठीक से मुझे बताइएगा, और कहीं से नहीं आई तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।